नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका फिज़िकल एजुकेशन के पाठशाला में और मैं हूं आपका दोस्त चेतन गोस्वामी और मैं आज आपके लिए लाया हूं सिर्फ 10 मिनट में फिर से 20 MCQ एंड PYQ एंड मोस्ट MCQ एंड PYQ है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यस्त किए अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं अभी आपको 20 मोस्ट MCQ दिखा देता हूं दोस्तों। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मेरे ख्याल से दोस्तों ये सभी को पता होगा कि YMCA कॉलेज मद्रास की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो YMCA मद्रास की स्थापना के लिए ऑप्शन है आपके पास 1920, 1918, 1922 और 1930। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1920 में और ये हुई थी मद्रास में। और किसने किया था दोस्तों इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी एस सी बक ने की थी। एस.सी. बक, इसको क्या बोलते हैं? हैरी क्रोबक बोलते हैं दोस्तों इसको। और ये कहाँ के थे? आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंगल लीग टूर्नामेंट में कुल मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है दोस्तों? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये टूर्नामेंट का क्वेश्चन है। सिंगल लीग टूर्नामेंट में अगर मैच संख्या ज्ञात करनी है तो इसके लिए होता है n ब्रैकेट में n-1/2 सिंगल लीग बोला गया है, इसीलिए दोस्तों। अगर ये डबल लीग रहता तो हम अभी ये 2 को हटा देते दोस्तों, तो ये 2 हट जाता। ये डबल लीग का है और अब सिंगल लीग बोल दिया गया तो ये n/2। जितना भी आपकी टीमों की संख्या रहेगी दोस्तों, उसको जितनी भी संख्या उससे 1 माइनस कर देना, उसके बाद 2 से गुना कर देना। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, तीसरा नंबर क्वेश्चन। राउंड रॉबिन क्या है दोस्तों? राउंड रॉबिन एक टूर्नामेंट है। कौन सा टूर्नामेंट है? क्या बंगाल वाइल्ड एलिवेशन है, डबल एलिमिनेशन है, लीग है, नॉन ऑफ दिस? कौन सा बताइए दोस्तों? तो राउंड रॉबिन एक टूर्नामेंट है और कौन सा टूर्नामेंट है? लीग टूर्नामेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रोमन रिंग नामक उपकरण का उपयोग किस में किया जाता है? चलिए बताइए दोस्तों, रोमन रिंग नामक उपकरण का उपयोग किस में किया जाता है? रोमन रिंग सेरेमनी में, या रोमन रेसलिंग में, या फिर हॉर्स राइडिंग में, या जिम्नास्टिक में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जिम्नास्टिक में किया जाता है। ये पुरुषों के लिए होता है दोस्तों। रोमन रिंग पुरुषों के लिए ही होता है। ये जिम्नास्टिक में होता है। अभ्यास के दौरान क्या होता है कि हवा में एक रिंग लटका रहता है, उसमें आपको अपने हाथों से पकड़ के उस रिंग में आपको अभ्यास करना पड़ता है, करतब दिखाना पड़ता है। ये रोमन रिंग से पुरुषों के लिए होता है, इसमें महिलाएं नहीं करती दोस्तों इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलेस्थेनिक क्या है? चलिए बताइए कैलेस्थेनिक क्या है। इसका ऑप्शन है, क्या कक्षा प्रबंधन के चरण है कैलेस्थेनिक, आदेश के भाग है, या गठन के प्रकार है, या फिर शारीरिक व्यायाम के प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, कैलेस्थेनिक एक शारीरिक व्यायाम के प्रकार है। एक प्रकार का व्यायाम है जो शारीरिक। और किस प्रकार के जाते हैं? इसमें ना कोई वजन होता है, बाहरी वजन होता है, ना कोई भार होता है, ना कोई मशीन होता है। इसे केवल अपने शरीर के वजन के साथ किया जा सकता है। जैसे बोल सकते हैं दोस्तों हम लोग पुशअप करते हैं दोस्तों, पुलअप करते हैं, पुलअप। ये कैलेस्थेनिक मतलब फ्री हैंड एक्सरसाइज है दोस्तों। सिर्फ अपने बॉडी वेट के साथ ही किया जाता है। इसमें कोई बाहरी वस्तु नहीं होता जिसके साथ अपन एक्सरसाइज करें। आई होप कि दोस्तों ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCP के संस्थापक प्राचार्य कौन थे? ये मेरे ख्याल से दोस्तों प्रथम प्राचार्य पूछना चाहते हैं। LCP के प्रथम प्राचार्य कौन थे? जिसको आप अभी LNIP के प्राचार्य के नाम से जानते हो, उसके प्रथम प्राचार्य थे PM जोसेफ, डॉक्टर PM जोसेफ, या फिर पद्मश्री PM जोसेफ भी बोल सकते हो दोस्तों। इसको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। LCP मतलब LNIP दोस्तों, जो ग्वालियर में स्थित है। ये कब स्थापना हुई थी इसकी? 1957 में। कब हुआ था? 1957 में। कब? 17 अगस्त 1957 को। 17 अगस्त
1957 को। इसके प्रथम प्राचार्य थे PM जोसेफ, डॉक्टर PM जोसेफ, जिसे पद्मश्री से भी नवाजा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ओलंपिक शपथ, ओलंपिक ओथ कब संशोधित किया गया था दोस्तों? ओलंपिक ओथ कब संशोधित किया गया था? ऑप्शन है आपके पास सिडनी ओलंपिक, एथेंस ओलंपिक्स, अटलांटा ओलंपिक और बार्सिलोना ओलंपिक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिडनी ओलंपिक। सिडनी ओलंपिक कब हुआ था? 2000 में। 2000 में हमारे पास महिलाओं का एक मेडल भी आया था दोस्तों। अगर आपको पता हो तो वो हमें कमेंट करके बताइए। उस महिला का नाम था कन्नम मल्लेश्वरी, और किस विद्या से वो संबंधित है और कितने भार विद्या से संबंधित है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज़मीन से ऊपर खो खो पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? ज़मीन से ऊपर खो खो पोस्ट की ऊंचाई होती है 110 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों 120 सेंटीमीटर। बाकी ये 120 से 125 तक होता है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 120 से 125 के बीच में होता है। इसका राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग दूसरा नंबर ही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि टीम की संख्या 19 है तो सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में कितने बाय दिए जाएंगे? ये भी एक टूर्नामेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं। यदि टीम की संख्या 19 है तो अपन बाय कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहली बात तो ये टीम की संख्या 19 है तो ये कितने की उसमें जा रहा है, कितने के रूट में जा रहा है, ये पहले देखते हैं। 2 4 6 8 16, 16 दूनी 32, तो 32 से 19 माइनस कर दो दोस्तों। 32 से 19 माइनस करने में कितना आ रहा है? 13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13। ये बाई है, 13 बाई दिया जाएगा दोस्तों। अब बाई को बांटने का भी अलग सूत्र होता है। अपर हाफ के लिए अलग सूत्र होता है, नीचे हाफ के लिए अलग सूत्र होता है दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन का तो आंसर समझ आया होगा आपको। 19 टीम है तो 19 32 से जा रहा, तो 32 माइनस 19 कर दो, फिर 13 बच रहे तो 13 बाई दिए जाएंगे। अब 13 बाई में भी अपर हाफ और लोअर हाफ में बांटा जाएगा, तो अपर हाफ में कितने बाई दिए जाएंगे, लोअर हाफ में कितने बाई दिए जाएंगे? तो अपर हाफ में 7 बाई दिए जाएंगे और लोअर हाफ में 6 बाई दिए जाएंगे। 7 6 13। चलिए दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इरेज कर देता हूँ 1 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान 1959-60 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाद, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के बाद, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव वाज लॉन्च बाय 1959 एंड 60। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज़मीनी स्तर पर खेल के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्रों की सहायता करना किसका उद्देश्य है? ज़मीनी स्तर पर खेल के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्रों की सहायता करना, ये ऑप्शन पूरा नहीं दिख रहा है दोस्तों, मैं इसको अभी विज कर देता हूँ। ये दिखा दोस्तों। अब ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, नेताजी सुभाष NSNIS बोलते हैं जिसको, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द गेम हैविंग नो स्पेसिफिक रूल्स डेट आर यूज फॉर रिएक्शन आर नोन एज। वे खेल जिनमें कोई विशिष्ट नियम नहीं होते और जो मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। स्पेशल गेम बोला जाता है इसको, स्टैंडर्ड गेम बोला जाता है, माइनर गेम बोला जाता है, मेजर गेम बोला जाता है। अगर मनोरंजन के लिए बोला गया है दोस्तों तो ये एक फ्लेक्सिबल होता है, तो ये माइनर गेम होगा। ये इसका राइट आंसर है माइनर गेम। इसी बीच अगर आया तो गेम और स्पोर्ट में किसी को अंतर अगर पता होगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। गेम और स्पोर्ट में दोनों में अंतर है, और ये गेम के अंतर्गत है, मतलब गेम फ्लेक्सिबल है। मैंने कुछ हिंट भी दे दिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऑटोक्रेटिक नेतृत्व शैली के निर्णय कौन लेता है? ऑटोक्रेटिक नेतृत्व शैली में निर्णय कौन लेता है? तो ऑटोक्रेटिक मतलब स्वयं लेता है नेता, स्वयं बोल रहे हैं ना। ऑटो मतलब स्वयं के द्वारा ले जाता है, इसमें किसी से पूछा नहीं जाता, ना अपने
जनता से पूछा जाता है, न किसी और से पूछा जाता है। उसका निर्णय अगर कुछ भी होता है तो स्वयं एक लीडर ही लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेता, स्वयं खुद ही नेता लेता है। या फिर द फॉलोअर्स बोलते हैं, अनुयायी नहीं लेते दोस्तों। डेमोक्रेटिक में होता है जिसमें जनता से पूछा जाता है उसका निर्णय के बारे में, और ऑटोक्रेटिक में ना पूछा जाता है ना कुछ किया जाता है, डायरेक्ट निर्णय लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर पहले ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शारीरिक शिक्षा गतिविधियों के लिए कौन सा शिक्षक विधि सबसे अच्छा है? कौन सा शिक्षण विधि जो बहुत अच्छा है? शारीरिक शिक्षा अगर पढ़ाना है हमें गतिविधियों के बारे में तो कौन सा शिक्षण विधि? ऑप्शन आपके पास है मौखिक व्याख्या विधि, चर्चा विधि, प्रदर्शन विधि या नाट्य रूपांतरण विधि। इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है डेमोस्ट्रेशन विधि। पहले आप उनको डेमो दिखाओगे। क्या करते हैं हम, किसी को अगर सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसको डेमो दिखाते हैं। डेमो दिखाने के बाद व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के बाद हम उसको प्रैक्टिस में डालते हैं। प्रैक्टिस में डालने के बाद देन इवैल्यूएट करते हैं, हम उसको करेक्शन करते हैं, करेक्टिव एक्सरसाइज के बारे में करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेमोस्ट्रेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो प्रतियोगिता किसी संस्था के भीतर आयोजित की जाती है दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? क्या उन्हें एक्स्ट्रा मोरल कंपटीशन बोला जाता है, इंट्रा कंपटीशन बोला जाता है, इंट्रा मोरल कंपटीशन, या फिर एथलेटिक मीट बोला जाता है, या इंटर हाउस कंपटीशन बोला जाता है? एक शब्द है इंट्रा म्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल। एक इंटर म्यूरल होता है, एक इंट्रा म्यूरल होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों इंट्रा। विद इन संस्था बोल रहे हैं ना, खुद के संस्था के अंदर हम कर रहे हैं तो वो आंतरिक संस्थागत प्रतियोगिता हो जाएगा। हिंदी में समझ आ जाता है दोस्तों, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये इंटरम्यूरल कंपटीशन है। इंटरम्यूरल तब होता जब किसी अन्य संस्था के साथ अगर वो मैच करते तो इंटरम्यूरल होता। इंटर लिखा हुआ है मतलब अपनी ही संस्था के भीतर हो रही है आयोजित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित टूर्नामेंट में कौन सा भिन्न है? इसका क्वेश्चन कहना है कि जो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं उसमें कौन अलग दिख रहा है? वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट, ये एक प्रकार का नॉकआउट टूर्नामेंट की तरह है कि एक बार खेलो तो सेकंड में बाहर हो जाओगे। पहले अगर हार रहे हो तो आप बाहर हो जाओगे, जीतोगे तो ही आगे जाओगे। काउंसलेशन टूर्नामेंट में भी सेम है, आप खेलोगे हारे तो बाहर। सिंगल नॉकआउट में वही है। ये नॉकआउट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक बार खेले हारे तो बाहर, जीत गए तो आगे बढ़ोगे। डबल लीग में दोस्तों, डबल लीग में क्या होता है कि अगर आप एक बार हारते भी हो तो आपको एक मौका और दिया जाएगा खेलने के लिए। तो ये इसमें भिन्न जो दिख रहे दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए डबल लीग टूर्नामेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंगल लीग टूर्नामेंट में कुल मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। सिंगल लीग टूर्नामेंट में जस्ट अभी मैं बताया इसी का है शायद, तो इसको तो पता ही होगा दोस्तों, n-1/2। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 60 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा शेल्डन के शरीर प्रकार के वर्गीकरण में नहीं आता? शेल्डन के व्यक्तित्व पर्सनालिटी जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें क्या एंडोमॉर्फ नहीं आता, क्या मिसोमॉर्फ नहीं आता, क्या एंथ्रोमॉर्फ नहीं आता है, फिर एक्टोमॉर्फ नहीं आता है? चलिए बताइए दोस्तों। शेल्डन ने 3 क्लासिफाइन किया था, बॉडी का क्लासिफिकेशन किया था। तो सबसे पहला था एंडोमॉर्फ। इस मेरे हैंड राइटिंग मोबाइल में हाथ से लिख रहा हूँ करके मेरा हैंड राइटिंग बहुत गंदा बन रहा है दोस्तों। तो ये शेल्डन के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। मिसोमॉर्फ भी शेल्डन के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। एंथ्रोमॉर्फ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आता। ये एक्टोमॉर्फ भी आता है। मैं इन तीनों के बारे में बता देता हूँ कि एंडोमॉर्फ क्या है, मिसोमॉर्फ क्या है और एक्टोमॉर्फ क्या है। एंडोमॉर्फ मतलब दोस्तों कि जो हंसमुख प्रवृत्ति के रहते हैं, जो जिनका फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, फैटी बॉडी हो जाता है, मोटा जैसे बोल सकते हैं हम इसको साधारण शब्दों में। तो जो मोटा रहता है, जिसका फैट ज़्यादा हो जाता है, उसको एंडोमॉर्फ बोला जाता है। और मिसोमॉर्फ दोस्तों जैसे किसी एक एथलीट को देखे होंगे, जो ट्रेंड एथलीट को देखे होंगे आप, कि उसका फिजिक्स कैसा रहता है, बॉडी पर्सनालिटी कैसा रहता है, मस्कुलर रहता है, वो किसी भी काम करने के लिए चपलता रहता है, तो वो हो जाएगा मिसोमॉर्फ। और रही बात एक्टोमॉर्फ का, तो एक्टोमॉर्फ मतलब होता है दोस्तों सूखा। जो मैराथन धावक को देखे होंगे आप, केन्या के मैराथन धावक के ले लो, मोहम्मद फरा को। एक्टोमॉर्फ का मतलब होता है जिसमें थिन बॉडी हो जाता है, पतला हो जाता है बॉडी पूरा, फैट 0 फैट रहता है उसमें, उसे एक्टोमॉर्फ बोला जाता है। आई होप कि तीनों आपको समझ आया होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर आपको समझ में आया। 16-17 का राइट आंसर क्या है? एंथ्रोमॉर्फ। ये शेल्डन के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आता। ठीक।
तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुसंधान ज्ञान से संबंधित एक सतत प्रक्रिया है जो नए उद्देश्यों और विचारों को निर्धारित करती है। बौद्धिक कार्यों में भागीदारी में, या फिर नए विचारों के लिए संधान, या फिर एक और ऑप्शन है, इस अभी हटा देता हूँ मैं, ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्तता, या आत्मा रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे बोला जाता है। इसमें साफ लिखा है दोस्तों, अनुसंधान ज्ञान से संबंधित एक सतत प्रक्रिया, सतत मतलब कंटिन्यू प्रक्रिया है, धीरे धीरे एक लीनियर मेथड से वो चलते जाता है। तो एक नए विचारों के लिए होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों, नए विचारों के लिए अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी महासंघ की स्थापना कब हुई? भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी महासंघ की स्थापना हुई है। ऑप्शन में तो वैसे इसकी स्थापना तो दोस्तों बॉक्सिंग की स्थापना तो 25 फरवरी 1949 को हुआ था। वैसे भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी महासंघ की स्थापना 1949 को हुआ था, 25 फरवरी 1949 को। बट ऐसा कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। ये 1926 तो नहीं है, 1925 भी नहीं है, 1918 भी नहीं है, लेकिन 1920 में ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन बना था। हो सकता है ये बॉम्बे फेडरेशन के बारे में पूछा गया होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी महासंघ की स्थापना हुई थी 25 फरवरी 1949 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ये याद रखना दोस्तों, 25 फरवरी 1949 को। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एमेच्योर का वो हुआ था, उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1925 को, 1925 को हुआ था दोस्तों। बट ये इसका राइट आंसर नहीं है 1925 ना, इसका राइट आंसर है भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी संघ का 25 फरवरी 1949। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप कि बाकी के 19 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। किस नीति ने खेलों और शारीरिक शिक्षा को स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य रूप से सिफारिश की थी? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है। मैं बाकी के भी आपको सिंक कर देता हूँ। इसका ऑप्शन है आपके पास साई 1984, नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 1980, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड सेपरेट, एक मिनट फुल नहीं दिख रहा है, मैं इसको अभी हाईलाइट कर देता हूँ। सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर 1982। तो इसका सही जवाब बताइए दोस्तों, किस नीति ने खेलों और शारीरिक शिक्षा को स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य रूप से सिफारिश की थी? वैसे तो इसका आंसर दोस्तों नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 है। तो इस हिसाब से हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। बट इसके बारे में कुछ और बता देता हूँ आपको। ताराचंद कमेटी कब बनी थी? 1948 में। इस कमेटी ने भी खेलों और शारीरिक शिक्षा के लिए सिफारिश की थी। और एक और कमेटी थी जो बनी थी 1964-66 में, जिसे क्या बोलते हैं, कोठारी आयोग, जिसे कोठारी आयोग बोलते हैं। कोठारी आयोग बनी थी 1964 और 66 में। इन्होंने भी शारीरिक शिक्षा और खेलों नीति के लिए सिफारिश की थी। और NEP 2020 भी दोस्तों खेलों और शारीरिक शिक्षा के लिए अनिवार्य रूप से सिफारिश की थी। तो इस हिसाब से इसका आंसर तो सी हो जाएगा। बाकी जो 3 चीज़ बताए उसको भी ध्यान में रखना। आई होप कि दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। और बाकी के आज के क्वेश्चन के लिए कुछ अगर परेशानी होगा तो मुझे बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में। बाकी चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।